हेलो, आज हम बात करेंगे एनल इंस्फिंक्टर्स एंड उनका क्या रोल है, एनल इंस्फिंक्टर्स कितने तरह के होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, जब भी हम एनल इंस्फिंक्टर्स की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपके दिमाग में आती है, जो रोल उसका है, दैट इज फीकल कॉन्टिनेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फीकल कॉन्टिनेंस? कि ये जो इंस्फिंक्टर्स होते हैं, अगर ये खराब हो जाएंगे तो पेशेंट को कंप्लेंट होगी फीकल इनकॉन्टिनेंस की। ये जो वर्ड है जहां पे आप देख रहे हो इनकॉन्टिनेंस, इसका मतलब पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा कि सर जब भी मुझे डिफिकेशन की डिजायर होती है तो आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल द डिजायर। ठीक है, सो वो द फेलियर टू कंट्रोल द डिजायर इज नोन एज फीकल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, और इन नॉर्मल सिचुएशन हम क्या करते हैं, वेन एवर वी हैव द डिफिकेशन की डिजायर जब भी हमें होती है तो वी हैव द फीकल कॉन्टिनेंस, दैट मीन्स वी कैन होल्ड द डिफिकेशन फॉर द प्रॉपर प्लेस एंड टाइम। क्लियर? सो ये जो फीकल इनकॉन्टिनेंस है ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे एनल कैनाल के अंदर दो इंस्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंस्फिंक्टर्स होते हैं? एक होता है इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर। तो आज हम ये देखेंगे कि ये इंस्फिंक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस है और इनको किस तरह से, हाउ दे आर हेल्पफुल टू मेंटेन द फीकल कॉन्टिनेंस। ठीक है, जब भी आप इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर को पढ़ रहे हो तो इनमें बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर स्मूथ मसल से बनके बनता है। किससे मिलके बनता है? स्मूथ मसल से मिलके बनता है। और एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर किससे बनके बनता है? स्केलेटल मसल। इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड मसल। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, बिकॉज ऑफ ये स्मूथ मसल है तो बट ऑब्वियसली ये क्या है? इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री है यानी इसकी नर्व सप्लाई क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये स्केलेटल है बट ऑब्वियसली तो ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? अगर ये स्केलेटल है तो ये वॉलेंट्री होगा, और अगर ये वॉलेंट्री है तो इसका नर्व सप्लाई क्या होगा? सोमैटिक। ठीक है, इसकी जो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वेन एवर देर इज ए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, ये इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। इट रिलैक्स होना बहुत जरूरी है सो दैट द डिफिकेशन विल टेक प्लेस। और ये एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द कॉन्टिनेंस। इट इज होल्ड द योर वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ द डिफिकेशन। ठीक है, सो एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर जो है, इसकी नर्व सप्लाई कहां से आती है? तो इसकी सप्लाई आती है पुडंडल नर्व से। कहां से आती है? पुडंडल नर्व से। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहां से आएगी? इसमें S2, S3, S4 से, दैट इज द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। ठीक है, तो ये तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग में डिफरेंस हुआ। दूसरा जो डिफरेंस है कि ये जो इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर जो आप पढ़ोगे, ये इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर जो होता है ये सर्कुलर मसल लेयर का मॉडिफिकेशन होता है। कौन सी लेयर का? सर्कुलर मसल। ठीक है, हमें पता है कि जब भी आप गट ट्यूब देखते हो तो गट ट्यूब के 4 इस तरीके से हम लेयर्स देखते हैं। अगर अंदर से बाहर जाते हैं तो अंदर क्या होती है? म्यूकोजा, देन सबम्यूकोजा, देन मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोजा और एडवेंटिशिया। तो ये जो मसल लेयर है, इस मसल लेयर में आप 2 लेयर पढ़ते हो, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर किससे बनता है? इनर सर्कुलर लेयर। सो इनर सर्कुलर लेयर जब आपके नीचे वाले पार्ट में, जहां पे हम एनोरेक्टल जंक्शन देखते हैं, उसके बाद वाले एरिया में, below the anorectal junction, this circular muscle layer modify and that is known as internal anal sphincter.
ठीक है। जबकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है ये इस मसल लेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्केलेटल मसल है, इट इज ए स्केलेटल मसल। तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इंटरनल एनल स्फिंक्टर के बाहर है, इसलिए इसका नाम एक्सटर्नल है, ठीक है। और इसका कुछ पार्ट इंटरनल एनल स्फिंक्टर को ओवरलैप करेगा, दैट वी विल सी इन द डायग्राम, ठीक है। सो वो जो एरिया है जहां पे ओवरलैपिंग होती है, उस एरिया को हम विद द हेल्प ऑफ द फिंगर वी कैन फील इन ए लिविंग पर्सन, ठीक है। एक लिविंग पर्सन में हम कैडेवर में ये चीज फील नहीं कर सकते, बट यस इन ए लिविंग पर्सन वी कैन फील द पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एंड दैट इज नोन एज इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव। वो क्या कहलाता है? इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव, ठीक है। तो ये ग्रूव जो है हम डिजिटल एग्जामिनेशन के थ्रू वी कैन फील दिस, ठीक है। सो हाउ टू फील दिस? कि वी हैव टू से द पेशेंट टू डू द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वो जब आप फिंगर, जब व्हेन यू विल डू द डिजिटल एग्जामिनेशन, व्हेन यू विल पास योर फिंगर थ्रू द एनल कैनाल and you ask the patient to do the contractions of the perineal muscles, you are able to feel this intersphincteric groove, because वहां पे आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन के डिफरेंस में फील होता है ओवरलैपिंग के अंदर। क्लियर? सो दैट वी विल सी इन द डायग्राम कि वो कैसे, कहां पे, किस पॉइंट पे आपको जज करना है, ठीक है। सो दीज आर द few basic differences between the internal anal sphincter and external anal sphincter, ठीक है। देखिए ये आपका रेक्टम है और ये रेक्टम एनल कैनाल के साथ कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये इस तरीके से you will have, this is your skin cutaneous area. Now when you will see this, यहां पे ये आपका सर्कुलर मसल लेयर है, दिस इज योर सर्कुलर मसल लेयर, एंड आफ्टर सम पॉइंट यू विल रियलाइज दैट दिस सर्कुलर मसल लेयर इज बिकम थिक, ठीक है। ये सर्कुलर मसल लेयर कैसा हो गया? थिक हो गया। सो दिस इज द सर्कुलर मसल लेयर, एंड आउटसाइड दिस सर्कुलर मसल लेयर you have the muscle layer is known as longitudinal muscle layer. ठीक है, so you have the two layer, inner circular, outer longitudinal. So this is the longitudinal muscle layer. So what we have drawn, this is the longitudinal muscle layer. So this is what? Longitudinal muscle layer, and this is your circular muscle layer. Clear? In the same way you will have this on the opposite side. So you have the circular muscle layer on the inner side, and you will have this red color longitudinal muscle layer on the outer side. ठीक है? So what next I will draw is कि एक जंक्शन पे आपको पता है कि दोनों साइड क्या है हमारा पेल्विक डायफ्राम. पेल्विक डायफ्राम इन सारे तीनों ऑर्गन्स को यूनिब्लैडर, यूट्रस एंड रेक्टम को सपोर्ट करता है. ठीक है, सो ये किससे सपोर्ट होगा? रेक्टम से. नाउ विल ड्रॉ दिस. सो दिस इज लिवेटर एनाई. सो अब यहां अंदर के फीचर्स आपको पता है. यू विल हैव दीज लॉन्गिट्यूडनल एनल वॉल्स. ये जो लोअर बॉर्डर है एनल वॉल्स की, दिस इज नोन एज pectinate line. So this is the pectinate line, and this is your internal anal sphincter. Now this internal anal sphincter, you can see that this is the circular muscle layer, and this muscle layer has been modified in the lower part, and this area is known as internal anal sphincter. Now outside the internal anal sphincter you will have the red margin, and this is the longitudinal muscle layer, and this longitudinal muscle layer below this pelvic diaphragm is known as conjoint longitudinal muscle layer. You will have the word conjoint. It is now no longer known as longitudinal muscle, it is known as conjoint longitudinal muscle below this pelvic diaphragm, because some fibers of this levator ani will join this longitudinal muscle layer. So now this area is
having the contribution from the longitudinal muscle as well as the fibers from the pelvic diaphragm muscle or levator ani muscle. Outside this, you are having the superficial anal sphincter, external anal sphincter, and external anal sphincter traditionally divided into the three parts. When you will see the external anal sphincter, it is having the three part. One is the subcutaneous part. So this is the area below, and this is the first part of the sphincter. This is known as subcutaneous part of external anal sphincter. Then this is the deepest part, which lies near to the pelvic diaphragm, or you can say it is actually merged with the puborectalis muscle. So this is the deep part, and this deep part is actually merged with the puborectalis, which is a part of pelvic diaphragm. And between the deep part and subcutaneous part, you will have the superficial part of external anal sphincter. So this is the superficial part. Now this superficial part, this is the subcutaneous part, and this is the deep part of external anal sphincter. Now if you will see, this superficial part is a circular muscle. These all are all around the anal canal, because anal canal is a tube. So it is all around surrounded by this internal anal sphincter, which is a circular muscle. It is surrounded by the deep superficial and subcutaneous part of the skeletal variety of the muscle, which are again circularly arranged around this tube to give the external anal sphincter function. So when you will see the superficial part, this superficial part actually attaches anteriorly to the perineal body and posteriorly to the anococcygeal ligament. Clear? So now what will happen, that this external anal sphincter, this muscle, subcutaneous part, is crossed by the terminal fiber of this conjoint longitudinal muscle layer, something like this. So the fibers of longitudinal muscle layer, now known as conjoint longitudinal muscle fibers, by joining the fibers from the pelvic diaphragm, and these fibers will reach to the terminal point where they will go and attach to this overlying skin by piercing the subcutaneous area, and they will create the corrugation around the anal opening. So it is also known as corrugator ani muscle. Sometimes it is also known as, these fibers are known as corrugator ani muscle. Then sometimes what will happen, that these conjoint fibers, the conjoint longitudinal fibers, pierce this internal anal sphincter and reach to the mucosa of anal canal, something like this. And these fibers will support this anal mucosa, and these fibers are known as submucosal suspensory ligament of Park. Suspensory ligament of Parks. So what is the name is Parks ligament. Sometimes you will have this question, what is the submucosal suspensory ligament of Parks? So submucosal suspensory ligament of Parks are nothing but these are the extensions of this conjoint longitudinal muscle layer, which pierces the internal sphincter and reaches to the submucosal area, and it will support this submucosa. So that's why it is known as submucosal suspensory ligament of Parks. So ultimately, when you will see, what you are able to understand here, that whenever you are talking about the anal sphincter, always will talk about the two sets of the anal sphincter. One is the internal anal sphincter, another is the external anal sphincter. Both sphincters are separated by the conjoint longitudinal muscle layer, and this is become conjoint by fusion of the longitudinal muscle fiber with the fibers of pelvic diaphragm. And this external sphincter is divided into the three groups: subcutaneous, superficial and deep group. Deep group is nothing but it is
the component of puborectalis muscle, and superficial group is anteriorly attached to the perineal body and posteriorly to the anococcygeal ligament. And this circular muscle layer modify in the lower part, and that is known as internal anal sphincter, which is pierced by the fibers of conjoint longitudinal muscle layer, which are known as submucosal suspensory ligament of the Park. And whenever there is a injury occurs, most commonly we will have the injury of this anal sphincter system at the time of delivery or at the time of the baby birth in the females. At that time these sphincters will damage, and that is known as type 3 or type 4 perineal tear. So to avoid those injuries into these anal sphincters, there is a procedure is known as episiotomy. Clear? So in this diagram also you can see that this is your external anal sphincter. These are the three part: deep, superficial and subcutaneous part. You can see that this is our internal anal sphincter, and this is in between you have the longitudinal muscle layer, which has been converted into the conjoint muscle layer. Now in this another diagram you can see the orientation of the muscle layers. You can see that this is the puborectalis uppermost one, which is making a circle, and this is responsible to make the anorectal ring. You please keep this thing in mind that there is a clear-cut difference between the anorectal ring and intersphincteric groove. Okay, I will tell you where you will have the intersphincteric groove, but you should not confuse the intersphincteric groove and anorectal ring. Anorectal ring is produced because of the puborectalis muscle, and when you will see the intersphincteric groove, it is actually the area just above the subcutaneous part and terminal part of the internal anal sphincter. So how we can judge this? We will our finger only this area, and then you will tell the patient to do the contraction. Now when the contraction will take place, you can feel this point, and this point is actually the intersphincteric groove area. Intersphincteric groove area is here. Clear? This skeletal muscle, subcutaneous part of your external anal sphincter will show the contractions because it is voluntary in nature, and you are not able to have the contraction in this part because it is involuntary. So you can feel this involuntary and voluntary junction, which is the intersphincteric groove. But if you will pass your finger more above, at that time you can feel the anorectal ring, which is actually formed by the contractions of puborectalis muscle. Clear? And as I told you that this deep portion is a part of puborectalis, so it is not completely present because puborectalis is not present on the anterior aspect. Puborectalis is not present just anterior to the rectum. So you have to keep this thing in mind that deep part is present anteriorly, but in that anterior part of the deep sphincter, the puborectalis contribution is not there. The puborectalis contribute just like a U-shaped structure. As you can see again in this diagram that the puborectalis is a U-shaped structure. So puborectalis muscle contributes into the lateral and posterior area of the deep part of the external anal sphincter. Clear? So you have to keep this thing in mind that whenever you are reading the external and internal anal sphincter, what are the differences? That one is the smooth and one is the skeleton. One is supplied by the autonomic nervous system, external anal sphincter supplied by the pudendal nerve, plus it also supplied by the branch of fourth sacral nerve. Then you have to differentiate the position that internal anal sphincter lies inside, and external anal sphincter is having three parts. Some of the upper 3/4 of the internal anal sphincter overlapped by the external anal sphincter, and there is a junction of these both in the lower part is known as intersphincteric groove, which is a separate entity from the anorectal ring, because so many times the student confuse the anorectal ring with the intersphincteric groove. So this is what is about the anal sphincteric complex. Thank you.